देखते हैं अपन हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। और हेलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा होती है विलोपन अभिक्रिया और तीसरा होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में हम देखेंगे SN1 और SN2। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को समझते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है। जब नाभिक रागी एल्किल हैलाइड के धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है तथा हेलोजन परमाणु निकल जाता है और इसके स्थान पर नाभिक रागी जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ पे देखें, ये एल्किल हैलाइड है अपने पास में। एल्किल हैलाइड पर ये नाभिक रागी कौन होता है? नाभिक रागी मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, यानी ऐसी स्पीसीज जो धनावेश की ओर आकर्षित होती है या जिसको धनावेश अच्छा लगता है, वो नाभिक रागी है। और इस पे या तो माइनस आवेश होगा या उसके ऊपर लोन पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ RX पर आक्रमण करता है नाभिक रागी और इस X को प्रतिस्थापित कर देता है, X माइनस के रूप में निकलता है। ये भी एक नाभिक रागी है, ये आने वाला भी एक नाभिक रागी है। एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन। और ये जो पहले से नाभिक रागी जुड़ा हुआ है वो अवशिष्ट समूह के रूप में निकल जाता है, यानी हैलाइड आयन यहाँ पे क्या होते हैं? अवशिष्ट समूह के रूप में निकल जाते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन दो प्रकार की होती है। पहला द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इसको अपन कहते हैं SN2। SN2 को अपन देखते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन के साथ में कराई जाती है, तो यहाँ पे हमको मिलता है मेथिल अल्कोहल और साथ में NaBr बन रहा है। तो इस नाभिक रागी प्रतिस्थापन को देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो यहाँ हमने ये CH3Br को बना लिया है। इसकी ये 3D स्ट्रक्चर अपन बनाई है और 3D स्ट्रक्चर में सभी जो चतुष्फल की स्थिति है, तो इन बॉन्ड्स को, जो ये बॉन्ड दिखाया है इसको तो वेज से दिखाया है। वेज मतलब ये बॉन्ड आगे की तरफ होता है, और ये जो बॉन्ड बताया है ये बॉन्ड डैश से बताया, मतलब ये बॉन्ड पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है इस पे। अब यहाँ जो नाभिक रागी का आक्रमण होता है वो इस हैलाइड आयन के विपरीत दिशा से होता है, क्योंकि अगर इधर से आक्रमण होगा तो ये हैलाइड आयन क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इधर से आएगा तो भगा देगा ये। तो इधर पीछे से इसके विपरीत दिशा में आक्रमण होता है, और विपरीत दिशा में आक्रमण इधर से होता है तो किस कार्बन पे होगा? इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? थोड़ा सा धनावेश है और यहाँ पे थोड़ा सा ऋणावेश है। डेल माइनस डेल प्लस। डेल माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि Br की विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज्यादा है। तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर इस OH माइनस का अटैक होता है। OH माइनस कहाँ से मिला अपने को? OH माइनस मिला है NaOH से। तो NaOH से जो OH माइनस मिला है, इसका अटैक विपरीत दिशा से होता है, और विपरीत दिशा से होगा तो ये जो इस कार्बन पे ये 3 H जुड़े हुए हैं, ये तीनों H क्या होते हैं? इस नाभिक रागी के कारण प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये भी एक समूह है, ये भी छोटे छोटे 3 समूह है, तो ये प्रतिकर्षित, ये जो नाभिक रागी है इन समूहों को प्रतिकर्षित करता है। इन समूहों में आपस में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा तो ये जो तीनों समूह हैं वो एक ही तल के अंदर आ जाएंगे, इस तरीके से आ गए एक ही तल में। और ये नाभिक रागी इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने लगेगा, ये बॉन्ड बना रहा है, और इस वाले नाभिक रागी का बॉन्ड जो है वो वीक होकर के टूटने लगेगा। अभी टूटा नहीं है, टूट रहा है। यहाँ पे बॉन्ड बना नहीं है, बन रहा है। तो ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें कार्बन के तीनों हाइड्रोजन जो है वो एक ही तल में होते हैं, और यहाँ पर ये नाभिक रागी नए वाले नाभिक रागी के साथ में बॉन्ड बन रहा है, और जो पुराना नाभिक रागी है या कह लो हैलाइड आयन है उसके साथ में बॉन्ड टूट रहा है। इस अवस्था को अपन संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था में कार्बन पर देखें अपन, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3 और 2 5। तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं संक्रमण अवस्था पे। तो इसलिए संक्रमण अवस्था स्थायी नहीं होती है, इसलिए हम इसको पृथक नहीं कर सकते। फिर देखें अपन यहाँ पे, तो ये जैसे ही ये नाभिक रागी इसका बॉन्ड पूरा बन जाएगा और ये नाभिक रागी यहाँ पे निकल जाएगा, यानी Br माइनस यहाँ निकल जाएगा अवशिष्ट समूह के रूप में,
और ये नाभिक रागी HO OH माइनस का इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इस अणु को देखो और इस अणु को देखो, इन दोनों अणुओं में ये अंतर है कि इसका एक तरीके से देखें तो जैसे बारिश में छाता उलट जाता है ना, उसी तरीके से प्रतिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अणु का क्या हो गया, प्रतीपन हो गया, मतलब अणु यहाँ जैसे था उससे उल्टा हो गया, प्रतीप हो गया। तो SN2 में विन्यास का प्रतिपन भी होता है। और देखें अपन SN2 में, तो SN2 में क्या क्या है भाई, SN2 जो होती है वो एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है। क्यों कह रहे हैं अपन द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ जो ये एक ही पद में हो रही है अभिक्रिया और इसका जो वेग निर्धारक पद है ये यही है, इसके अंदर 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, द्विअणुक। तो यह अभिक्रिया कैसी होती है, द्विअणुक होती है, यानी 2 अणु जो है वो भाग लेते हैं। दूसरा, एक ही पद में होती है, एक ही पद में पूरी हो जाती है। तीसरा, इसके अंदर मध्यवर्ती नहीं बनता है, मध्यवर्ती नहीं बनता है, नहीं बनता है, मध्यवर्ती नहीं बनता है। तीसरा क्या हो रहा है, इसमें विन्यास का प्रतिपन, विन्यास का प्रतिपन हो रहा है, यानी विन्यास क्या हो जाता है, इसके अंदर उल्टा हो जाता है। उसके बाद और देखें अपन क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, द्वितीय कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, बलगतिकी का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है। यह अभिक्रिया कौन से विलायक में होगी, यह अभिक्रिया ध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में होती है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में, विलायकों की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है। विलायक ध्रुवीय तो होना चाहिए, जैसे अपन यहाँ पे देखें तो एसीटोन की उपस्थिति में हम बता सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये ध्रुवीय भी है लेकिन अप्रोटिक है। अप्रोटिक का मतलब है कि प्रोटॉन नहीं देने वाला, अगर प्रोटॉन देने वाला होगा तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, यानी ध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। SN2 में अगर अपन एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम इसके अंदर होता है। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा इसमें क्रियाशील एल्किल हैलाइड होते हैं CH3X, उससे कम होते हैं 1 डिग्री और उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। ठीक है, ये क्रम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ देखो ये नाभिक रागी है और ये नाभिक रागी इन जो समूह जुड़े हुए हैं कार्बन पे, इन समूह के साथ क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो इस नाभिक रागी को इन जुड़े हुए समूह से प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। अब CH3Br पे तो ये 3 छोटे छोटे H समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन 1 डिग्री पे थोड़ा समूह बड़ा हो जाएगा, 2 डिग्री पे और बड़ा होगा, 3 डिग्री पे और बड़ा होगा, तो ये क्रियाशीलता जो है घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं CH3X यानी मैथिल हैलाइड, उससे कम होते हैं 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे अच्छी अभिक्रिया देते हैं यहाँ पर मैथिल हैलाइड। अब देखते हैं हम SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और इसकी NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं। इस अभिक्रिया में बनता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल और साथ में NaBr। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। तो क्रियाविधि में 2 चरण होते हैं, 2 पदों में पूर्ण होती है। चरण फर्स्ट जो है वो धीमा चरण होता है। तो धीमा चरण है तो ये चरण कैसा होगा, वेग निर्धारक पद होगा। वेग निर्धारक पद मतलब अभिक्रिया का वेग इसी पद पर निर्भर करेगा या इसी पद के अनुसार हम अभिक्रिया के वेग को निकालेंगे। तो यहाँ तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है वो Br माइनस, यहाँ से Br माइनस यानी इस बंध का CBr बंध का विदलन हो जाता है और कार्बोकेटाइन अपने को प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोकेटाइन जो है वो sp2 संकृत है, sp2 संकृत है। तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय है। यहाँ से Br माइनस निकल गया है, ये चरण फर्स्ट है, धीमा चरण है, उत्क्रमणीय चरण है। अब यहाँ जो CBr बंध है, CBr बंध के विदलन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली, तो ऊर्जा मिलती है
ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा इसको जब घेर लिया जाता है या कहे विलायक योजन से। तो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की पहली आवश्यक शर्त है कि इसमें विलायक कैसा होना चाहिए, विलायक होना चाहिए ध्रुवीय और प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक का मतलब है कि विलायक ध्रुवीय हो, जैसे उसमें प्लस माइनस हो, और प्रोटिक, प्रोटिक मतलब H प्लस देने वाला हो। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे H2O, H2O ध्रुवीय भी होता है, डेल माइनस डेल प्लस, और प्रोटिक यानी प्रोटॉन देने वाला भी है। ऐसे ही C2H5OH एथेनॉल है। इसके अलावा यहाँ पे अपन देख सकते हैं CH3COOH है। तो ऐसे विलायक यहाँ पे काम में लिए जाते हैं जो कैसे हो, ध्रुवीय और प्रोटिक विलायक हो। अब ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों का यहाँ पे क्या रोल है, तो ये जो CBr बंध है, इस बंध पर ये प्रोटिक विलायक इसको आकर के घेर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे H डेल प्लस डेल माइनस, इधर से भी आकर के घेर लेंगे H प्लस O डेल माइनस, ठीक है, ये डेल प्लस। तो इस तरीके से इसको चारों तरफ से आके घेर लेते हैं और इसको इधर खींचने का प्रयास करते हैं, यानी यहाँ पर विलायक योजन हो रहा है और विलायक योजन से जो ऊर्जा मिल रही है वह ऊर्जा इस CBr बंध के विदलन के लिए काम में आती है। यानी इसका किसका विलायक योजन हो रहा है, इस हैलाइड आयन का विलायक योजन हो रहा है, और इस हैलाइड आयन के विलायक योजन से जो ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा इस CBr बंध को तोड़ने के लिए काम में आ रही है। तो यहाँ CBr बंध का विदलन होता है और विदलन होकर के हमको मिलता है यहाँ कार्बोकेटाइन, और इसकी संरचना कैसी है, त्रिकोणीय समतलीय, यानी एक ही प्लेन के अंदर है। फिर देखें इसका दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर नाभिक रागी का आक्रमण होगा। ये चरण कैसा होता है, तीव्र चरण होता है, यानी अभिक्रिया का ये वेग निर्धारक पद नहीं है, तो ये तीव्र चरण है। इसमें नाभिक रागी का इस पे अटैक होगा, इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे दो तरीके से अटैक हो सकता है, यानी ये तो ऐसे है तल के लंबवत ऊपर और तल के लंबवत नीचे से अटैक हो सकता है। जैसे इसको अपन ऐसे माने, ये एक तल है, तो इस तल में ये एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है। अब तल के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और तल के नीचे से भी अटैक हो सकता है। दोनों तरफ से नाभिक रागी का अटैक हो सकता है और दोनों तरफ से नाभिक रागी का अटैक होगा और बराबर अटैक होगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाभिक रागी का इसके ऊपर अटैक होगा और यहाँ बनेगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया में जो Br- निकला है वो जो यहाँ पर इसमें हमने NaOH लिया था उस Na+ के साथ में जुड़ जाएगा और NaBr बना देगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस अभिक्रिया की देखें अपन क्या क्या, जैसे भाई क्या क्या होना चाहिए अभिक्रिया के लिए। तो पहला तो देख लिया अपन ने कि ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए भाई, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए। विलायक कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे H2O एल्कोहल है, कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हैं, और इसके अलावा जैसे एसिटिक एसिड है तो इनकी उपस्थिति में होगी। दूसरा देखें अपन, तो यह अभिक्रिया कितने पदों में हो रही है, 2 पदों में हो रही है। तीसरी बात, यह अभिक्रिया का जो पहला चरण है वो वेग निर्धारक पद है, और वेग निर्धारक पद में देखें तो एक ही अभिकारक है, इसलिए इसको अपन ने कहा है एकाण्विक। यानी अभिकारक कितना है, वेग निर्धारक पद में एक ही अभिकारक है। निर्धारक पद में अभिकारक कितने हैं, एक, इसीलिए कहा है इसको अपन ने एकाण्विक या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरा देखो, अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, यहां अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है इस तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता के ऊपर। क्योंकि ये वेग निर्धारक पद है तो अपन कह सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए अगर मुझे वेग लिखना हो तो इस अभिक्रिया का वेग इस तरीके से आ रहा है, वेग व्यंजक R, यहां पे CH3Br इसी की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसकी सांद्रता की घातांक 1 के। यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल और केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। यानी नाभिक रागी पे निर्भर करेगा क्या, तो नाभिक रागी की सांद्रता के ऊपर निर्भर है
नहीं करता है। फिर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर क्रम देखेंगे तो क्रम होता है कि भाई ये मध्यवर्ती बन रहा है, इसके अंदर क्या मध्यवर्ती बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है अभी तो, ठीक है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बनता है, तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन सबसे अच्छी रिएक्शन कौन देंगे, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, और उसके बाद में सबसे जो कम अभिक्रिया का वेग होगा वो मेथिल हैलाइडो के अंदर होगा। तो यहां देखें अपन तो इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडो की क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील है, 2 डिग्री उससे कम क्रियाशील है, 1 डिग्री उससे कम क्रियाशील है, और सबसे कम क्रियाशील है CH3X। 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए रिएक्शन की जो सबसे ज्यादा रेट आती है वो इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ में ही आती है। तो यहाँ पे SN2 के अंदर अगर अपन क्रम देख रहे हैं तो SN2 का क्रम अपने को मिला था, SN2 में क्रम मिला था CH3X सबसे ज्यादा एक्टिव था और 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, और SN1 में मिला है अपने को क्रम 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री और CH3X, यानी SN2 में जो क्रम था उससे उल्टा क्रम है SN1 के अंदर, ठीक है। तो ये SN1 अभिक्रिया थी। अब देखें अपन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो उससे भी ज्यादा कोई स्टेबल है तो उसको भी देख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास है एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड, तो अगर एलिलिक हैलाइड होगा, एलिलिक हैलाइड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, तो इसमें से क्या कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ये जो कार्बोकेटाइन है ये एलिलिक कार्बोकेटाइन है, एलिलिक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये जो एलिलिक कार्बोकेटाइन है ये अनुनाद होगा इसमें, क्योंकि अनुनाद की कंडीशन बन रही है, यहां पे प्लस सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो ये यहां से पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो इसमें अनुनाद से अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यह अनुनाद के द्वारा स्थायी है, यानी ये 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने को मिलता है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री से भी ज्यादा मिलेगी। दूसरा और देखें अपन तो बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड होते हैं ये जिसमें बेंजीन वलय उपस्थित होती है और ये भी sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, इस तरीके से ये बेंजीन वलय है। अब इसमें कार्बोकेटाइन कौन सा मिलेगा अपने को, कार्बोकेटाइन मिलेगा यहां पर बेंजिलिक कार्बोकेटाइन, ये है बेंजिलिक कार्बोकेटाइन CH2 प्लस, ठीक है। बेंजिलिक कार्बोकेटाइन में भी अनुनाद होगा, कैसे होगा देखते हैं। यहां देखो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और इधर प्लस, तो ये पाई बॉन्ड यहां चलेंगे, तो अगली स्पीसीज अपने को मिलेगी यहां पाई बॉन्ड उधर जाने से यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 के ऊपर जो प्लस था वो हट जाएगा और ये प्लस यहां पे आ जाएगा क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। अगली संरचना बनेगी अपने पास, वो इसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होने से प्लस यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे भी डबल बॉन्ड होगा। अगली संरचना कैसे बनती है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो प्लस यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अगली संरचना बन रही है हमारे पास यहां पे प्लस CH2 और ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां है। अगली संरचना कैसे बनेगी इस पे, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस CH2 के ऊपर हो जाएगा, यानी पहली वाली संरचना है उसके जैसी ही बन जाएगी ये संरचना, तो CH2 यहाँ पे प्लस, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है,
तो देख सकते हैं कुल अनुनादी संरचनाएं अपने को मिली है 1 2 3 4 और 5 अनुनादी संरचनाएं मिल रही है, अनुनादी संरचनाएं मिलती है। और यहां पर जो अपन देखें एलिलिक कार्बोकेटाइन में 2 अनुनादी संरचनाएं मिल रही है, 1 और 2, और इसके अंदर संरचनाएं मिल रही है 5। तो ये एलिलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर क्रियाशीलता की अपन बात करेंगे तो फिर SN1 में क्रियाशीलता कुछ इस तरीके से हो गई, 3 डिग्री से भी ज्यादा हो गया एलिलिक, और एलिलिक से भी ज्यादा कौन है, बेंजिलिक। तो बेंजिलिक हैलाइड और अच्छा रिएक्शन देते हैं और ज्यादा इनमें गति अपने को देखने को मिलती है, अभिक्रिया की दर ज्यादा होती है बेंजिलिक हैलाइड में एलिलिक हैलाइड की तुलना में। फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और उसके बाद में मेथिल हैलाइड आ जाएंगे। एलिलिक हैलाइड क्यों है, क्योंकि इसमें अनुनाद के द्वारा स्थायी है। ऐसे ही यहाँ पे देखें अपन तो ये बेंजिलिक हैलाइड भी अनुनाद के द्वारा स्थायी है, लेकिन यहाँ अनुनादी संरचनाओं की संख्या 5 है, यहाँ पे अनुनादी संरचनाओं की संख्या 2 है। तो ये जो बेंजिलिक हैलाइड है वो एलिलिक से भी ज्यादा स्थायी है, क्योंकि जो अनुनाद का प्रभाव होता है वो प्रभाव जो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में अतिशय गुमन और उसमें जो प्रेरणिक प्रभाव के कारण स्थायी था उससे भी ज्यादा पावरफुल प्रभाव होता है, प्रबल प्रभाव होता है, तो हम अनुनाद को वरीयता देते हैं। तो क्रम ये हो जाता है बेंजिलिक, एलिलिक, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर मेथिल हैलाइड। तो ये थी SN1 अभिक्रिया। अब देखते हैं हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए त्रिविम पहलू। तो उसको देखने से पहले हम कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को समझते हैं। ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है? तो ध्रुवण घूर्णकता होती है कि जब कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देता है, घूर्णित किस दिशा में करता है? या तो ये है करता है क्लॉकवाइज दिशा में, और या ये करता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है या ये क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर ये क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है तो ऐसे यौगिक को कहते हैं हम डी, ठीक है, डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसको कहते हैं हम एल यानी लीवो रोटेटरी। जो अगर कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित कर देता है तो उसको डी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दे तो एल कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश होता है जिसमें जो कंपन की दिशा है, कणों के कंपन की दिशा है, वो एक ही दिशा में होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो डी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो एल है। फिर देखें दूसरा अपन कायरल अणु क्या होते हैं। तो कायरल अणु जो है ये कायरल अणु होता है कि ऐसा अणु जिसमें सभी समूह अलग अलग जुड़े हुए हो। जैसे अपन ने यहाँ पे एक अणु की संरचना देखते हैं, इसमें यहाँ C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये H। तो इस कार्बन पर चारों समूह क्या जुड़े हुए हैं? अलग अलग। तो इस कार्बन को कहते हैं अपन असममित कार्बन। क्या कहते हैं? असममित कार्बन। असममित कार्बन क्यों? क्योंकि इस पे चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। और इसकी अगर हम यहाँ पे मैं बीच में मिरर लगा दूं तो इसकी अगर मिरर इमेज प्राप्त करते हैं तो ये बॉन्ड इधर है तो इसमें भी अपने को इधर बनाना है इस बॉन्ड को, और ये बॉन्ड इस तरफ है तो इसको ऐसे बना दिया अपन ने C2H5 ये X, और इस बॉन्ड को बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और ये बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, तो ये CH3। तो ये इसकी क्या है? मिरर इमेज। ये मिरर इमेज है इस अणु की। तो इस मिरर इमेज को उठा के अगर इसके ऊपर रखते हैं तो ये मिरर इमेज इस अणु की को अध्यारोपित नहीं करती है। यानी जब किसी अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है तो ऐसे अणु को कहते हैं अपन कायरल अणु। क्या कहते हैं इसको? कायरल अणु। अगर ये दर्पण प्रतिबिंब इस अणु पर अध्यारोपित हो जाए तो ऐसे अणु को कहेंगे अपन अकायरल। तो अभी ये कायरल अणु है। कायरल अणु है क्यों है कायरल अणु? क्योंकि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस अणु को अध्यारोपित नहीं करता है, यानी पूरा का पूरा इसके ऊपर ऐसे कैसे नहीं आता है।
ठीक है, तो ये कायरल अणु है। अगर इसके ऊपर ऐसे कैसे आ जाता है यानी अध्यारोपित कर लेता तो अकायरल होता। तो ध्रुवण गुणवत्ता अपन देख ली, कायरल अणु देख लिया, अकायरल देख लिया। अब देखे अपन प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं। तो प्रतिबिंब समावयवी देखो, ये अगर ये कायरल अणु है तो ये अगर डी है तो ये एल होगा, यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। और डी और एल जो समावयवी है, डी और एल ये प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी, इनको ही अपने प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं, या कह लो इनको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं, एनेंटियोमर। एनेंटियोमर प्रतिबिंब समावयवी कौन होते हैं, डी या एल, यानी जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वही वास्तव में क्या एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी है। एक डी है तो दूसरा एल है, डी और एल दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी यानी एनेंटियोमर्स है। उसके बाद में अगली परिभाषा हम देखते हैं धारण। धारण किसको कहते हैं, तो धारण को समझते हैं। जैसे अपने पास में एक अभिकारक अणु का विन्यास कुछ इस तरीके से है जैसा अभी अपन ने बनाया है, ये X, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर हमने जोड़ा है CH3 को CH3 और यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम H को, तो इस पे चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। इस अभिकारक पे यदि Y समूह का आक्रमण होता है और उत्पाद हमको मिलता है, किस तरीके का उत्पाद हमको इसी तरीके का मिल रहा है, यानी यहाँ पे Y आ गया, C2H5 आ गया और इधर CH3 है और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो इस अणु के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो आप, इसमें जो उत्पाद में अणु का विन्यास था वही अभिकारक अणु का विन्यास है, यानी अणु के विन्यास के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, धारण। जब उत्पाद अणु का विन्यास अभिकारक अणु के समान ही हो तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को अपन धारण कह रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, धारण हो रहा है, यानी विन्यास की अखंडता बनी हुई है। जैसा विन्यास यहाँ था वैसा ही विन्यास यहाँ पे हो रहा है, विन्यास की अखंडता बनी हुई है। दूसरा देखें अपन प्रतिलोमन। प्रतिलोमन में अगर यहाँ पे Y का आक्रमण हो रहा है और Y जो है वो इस तरीके से जुड़ता है, यहाँ पे इस तरीके से अणु बनता है अपने पास। ये अगर अणु की संरचना कुछ इस तरीके से हो जाए, यहाँ Y जुड़े C2H5 और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप और इधर जो है वो H जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो अणु को देखें अपन, प्रारंभिक अणु ये था, उत्पादों में ये है। तो इस अभिकारक की जो विन्यास, अभिकारक का विन्यास है, वो अभिकारक का विन्यास बदल गया है और इस विन्यास की तुलना में ये उल्टा हो गया है। ऐसे देख सकते हैं कि जैसे बरसात में छाता पलट गया हो, छाता उलट गया हो, उस तरीके से हुआ है। तो विन्यास का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रतिलोमन। प्रतिलोमन, प्रतिलोमन किसको कहते हैं, जब उत्पाद का विन्यास अभिकारक की तुलना में प्रतीप होता है, प्रतिपन्न हो जाता है विन्यास का, तो इसको अपन कह रहे हैं प्रतिलोमन, ठीक है। उसके बाद देखें अपन रेसीमीकरण, ठीक है। रेसीमीकरण में क्या हो रहा है, तो रेसीमीकरण को समझते हैं अपन। जैसे अपने पास में ये अणु है CH, यहाँ पर जोड़ रखा अपन ने X को और यहाँ पे है C2H5, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H, ये H जुड़ा हुआ है। इस पर अगर Y अटैक करता है और अभिक्रिया होती है, हमको एक 50% तो कुछ इस तरीके के मिलते हैं, C2H5 CH3, यहां पर जोड़ रखा है अपन ने H, और 50% कुछ इस तरीके के मिलते हैं, जिसमें यहां पे C2H5, ये Y, ये CH3 और यहां पर जुड़ा हुआ है H। तो 50% ये मिल रहा है, 50% ये मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको अपन मानते हैं ये D है तो ये कौन होगा, L होगा, क्योंकि उसका उल्टा है।
तो इसमें क्या हो रहा है, रेसिमीकरण। रेसिमीकरण में रेसिमिक मिश्रण बनता है। रेसिमिक मिश्रण ऐसा होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो 50% होते हैं वो D और 50% है L, यानी D और L समावयवियों का समान अनुपात में मिश्रण को ही अपन क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमीकरण क्या हो रहा है, रेसिमीकरण में जब यहां पे Y का अटैक हुआ है तो ये विन्यास का अखंडता भी बनी हुई है, यानी धारण भी हो रहा है, और साथ ही साथ विन्यास का प्रतिलोमन भी हो रहा है। यानी 50% हमको ये मिल रहा है, 50% ये मिल रहा है। अगर ये D है तो ये L है। जब किसी मिश्रण में 50% D और 50% L यानी दोनों प्रतिबिंब समावयवी एक समान मात्रा में मौजूद हो, एक समान अनुपात में मौजूद हो, तो ऐसे मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। और रेसिमिक मिश्रण यहां पे अपने को मिल रहा है, तो इस रेसिमिक मिश्रण को कैसे लिखते हैं, रेसिमिक मिश्रण के नाम से पहले DL लगाते हैं, या फिर नाम से पहले प्लस माइनस लगा करके लिखा जाता है। ठीक है, तो रेसिमिक मिश्रण नाम से पहले DL लगाएंगे या फिर इसके नाम से पहले प्लस माइनस लगा करके लिखा जाता है। अब अपन देखते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या त्रिविम पहलू है। तो हम सबसे पहले लेते हैं SN2 को। तो SN2 में क्या हो रहा था, देखो SN2 के अंदर इस तरीके से हो रहा था। SN2, ये जब SN2 हुई है तो SN2 में ये नाभिक रागी विपरीत दिशा से अटैक करता है, यानी नाभिक रागी यहां से अटैक कर रहा था विपरीत दिशा से, और नाभिक रागी अटैक करके इस X के विपरीत दिशा में जुड़ता था, और इस विपरीत दिशा में जुड़ने से इस अणु का विन्यास कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो नाभिक SN2 के अंदर विन्यास का क्या हो रहा है, प्रतिलोमन, या कह लो प्रतिपन हो रहा है। विन्यास का प्रतिपन हो रहा है, विन्यास उलट गया SN2 के अंदर। अगर अपन बात करें SN1 में क्या होता है, तो SN2 में तो हुआ प्रतिलोमन, और SN1 को समझते हैं। SN1 में क्या हो रहा है, तो SN1 के अंदर ये C2H5 यहां पे X, और इस तरीके से ये यहां पे जोड़ रखा है अपन ने CH3 को, CH3 यहां पे जुड़ा हुआ है H, ये H जुड़ा हुआ है। इससे पहले क्या बना, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनते ही ये कैसा हो जाता है, त्रिकोणीय समतलीय। तो एक ही प्लेन में आ जाते हैं सारे बॉन्ड, H CH3 और यहाँ पे C2H5, यहाँ ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब कार्बोकेटाइन कैसा है, त्रिकोणीय समतलीय, यानी ऐसा इस तरीके से देख सकते हैं अपन, कार्बोकेटाइन इस तरीके से है, एक ही तल में, इधर C2H5 जुड़ा हुआ है, इधर CH3, इधर H जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर जो नाभिक रागी का टेक ऊपर से हो सकता है और नाभिक रागी का टेक नीचे से भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से नाभिक रागी का टेक होगा और दोनों ही तरफ से नाभिक रागी जुड़ेगा, और 50-50% हमको दोनों समावयवी मिलेंगे, यानी D समावयवी 50%, L समावयवी 50%। तो इस पे अगर नाभिक रागी का अटैक होगा तो यहां पर हमको मिलेगा इस तरीके से कंपाउंड, जिसमें 50% D हो और 50% यहां पर L हो। तो ये यहां पे CH3, ये H, तो ये मिलेगा अपने को 50%। अगर ये D है तो दूसरा क्या होगा, L, जिसके अंदर हम ये Y, C2H5, CH3 और यहां पर है ये है H। ठीक है, तो ये भी 50% होगा, यानी ये अगर D है ये, तो ये L होगा। तो D और L समावयवियों का 50-50% मिक्सर हमको देखने को मिलेगा, यानी SN1 अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, रेसिमीकरण। रेसिमीकरण। तो SN2 के दौरान क्या हुआ था, प्रतिलोमन, और SN1 अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, रेसिमीकरण। रेसिमीकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वर्ग त्रिकोणीय समतलीय है और इस समतलीय संरचना के ऊपर एक ही तल में होती है, तल के ऊपर और तल के नीचे से नाभिक रागी का आक्रमण होता है, जिससे अपने को D और L समावयवी बराबर अनुपात में मिलते हैं, और ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो ये थी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का त्रिविम पहलू।